पर है और वो हम पर रूल कर सकता है, ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र की परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी। आज हम सिक्योर नहीं हैं। बनारस में बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम। हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आपण सध्या काशी हिंदू विश्वविद्यालयामध्ये आणि या युनिव्हर्सिटीमधल्या जर्नलिझमच्या डिपार्टमेंटच्या विद्यार्थ्यांबरोबर आपण चर्चा करणार आहोत। येणाऱ्या सरकारकडून त्यांना काय अपेक्षा आहेत, कुठल्या बेसिक मुद्द्यांवरती सरकारने खास लक्ष घालणं गरजेचं आहे आणि कुठले मुद्दे सरकारसाठी महत्त्वाचे असणार आहेत। आपण सुरुवात करूया। माझ्या डाव्या बाजूला असणाऱ्या विद्यार्थ्याला विचारूया, त्याला काय वाटतं, आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीजें जो है, किस तरह की बुनियादी चीजों पे सरकार ने खासा, जो आने वाली सरकार है, जो खासा ध्यान दे? जी, मेरा नाम अक्षय दत्त तिवारी है, पहले मैं बता दूं, और मैं यहाँ पे जेएमसी का स्टूडेंट हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार वैसी होनी चाहिए जो सभी जनता को पसंद आए। और हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करने नहीं बैठे हैं, लेकिन जो चुनाव को जोड़कर देखती है जनता, वो प्रगति को जोड़ती है और वहाँ के डेवलपमेंट को देख के वो करती है। और इस मुद्दे पे मैं बोलना चाहूँगा, जनता को आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। जैसे कि पार्टियों में तरह तरह के पार्टीज़ बन रही हैं और पार्टियों में अलग अलग नेता लोग हैं, वो लोग आपस में मतभेद करते हैं, ठीक है। इससे जो है डिस्प्यूट और क्रिएट होता है, ठीक है। जनता में मतभेद का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सही मुद्दा है? आप कहाँ से और आपकी सोच क्या है इस बारे में? जी, किस मतभेद के बारे में? ये जो बता रहे हैं कि जनता में मतभेद बढ़ाए जा रहे, पार्टी जाति में, धर्म के नाम पे। देखिए, इस समय में वर्तमान जो परिवेश की अगर परिकल्पना की जाए तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर केवल जनता विकास की बात कर रही है। अब जनता को प्रोपेगेंडा से भ्रमित नहीं किया जा सकता। जनता किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जाति धर्म का हो, वो केवल विकास की ओर देख रहा है। ये एक विडंबना है कि कुछ परसेंट हैं, लेकिन वो परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है भारतीय राजनीति में। ये परिवर्तन आपको देखने को मिला अरविंद केजरीवाल के आने के बाद। ये परिवर्तन आपको प्रत्यक्ष रूप में भारतीय राजनीति में एक अलग परिभाषा निकल के सामने आई और 16वीं लोकतंत्र के जो चुनाव हैं, इसको उसने प्रभावित भी किया है। ये परिणाम आपको देखने को कुछ दिन में मिल जाएगा। आप क्या कहती है, आने वाली सरकार से किस तरह की स्ट्रैटेजी प्लानिंग आप एक्सपेक्ट करती हैं? मेरा नाम नेहा त्रिपाठी है और मैं MA मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ हिंदू विश्वविद्यालय से। और सरकार की बात जहाँ पर है, जिस तरह से अभी PR का और PR टूल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है और मोदी की लहर पूरे देश में बताई जा रही है, चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी आप आ रही है, नई पार्टी आई है, नई सोच के साथ आई है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लोग क्या स्वीकारते हैं। एक तरफ मोदी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो सरकार चला सकते हैं, उन्होंने गुजरात को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है। वहीं आप है जो अपनी नई सोच के साथ यहाँ पर आई है। तो और विकास का जहाँ तक बात है, तो सबसे बड़ी एज अ वुमेन मुझे लगता है कि जिस तरह से आज हम लोग एकदम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपस हो या फिर हम लोग मार्केट में हों, सिटी में हों, कहीं भी हों, इवन ट्रेन बस कहीं पर भी हम लोग होते हैं तो एक डर बना रहता है। हमारे साथ एक बॉडीगार्ड, पापा, भैया, कोई ना कोई चाहिए। बड़ा मसला आप रेज करिए, वुमेन सिक्योरिटी वाली। आप क्या सोचती है, आप किस बुनियादी चीज पर ध्यान देना, सरकार का ध्यान खींचना चाहेगी? जी, मेरा नाम सविता उपाध्याय है। मैं भी एक बार औरतों की सिक्योरिटी, लड़कियों की सिक्योरिटी पे कहूँगी कि ये सारे नेता लोग महंगाई, बिजली, पानी सब पे अच्छी खासी स्पीच तैयार करके आते हैं, बोलते हैं, लेकिन एक बार भी वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि आज हम सिक्योर नहीं हैं कहीं पे भी। अगर आज आप न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं तो 2-3 रेप केसेस रहते ही हैं। वो तो सिर्फ 2-3 रहते हैं, लेकिन आए दिन होते तो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि किसी डर की वजह से सामने नहीं आ पाते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है कि सरकार चाहे जिसकी भी बने, वो एक बार इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर दे, कड़े कानून बनाए और ऐसे करने वालों को अच्छी सजा दे। 2 लड़कियां यहाँ पे जो बोल रही है कि वुमेन सिक्योरिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं, आपको किस तरह की सरकार की एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग में किस तरह की चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती है आपको? मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं BHU का स्टूडेंट हूँ। अभी सिक्योरिटी की बात उठी है तो मेरे फ्रेंड्स ने सिक्योरिटी की बात की है, तो चाहे वुमेन की सिक्योरिटी हो, मगर यहाँ आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। चाहे नेशनल लेवल की सिक्योरिटी हो, हमें चाइना से खतरा है, जापान से खतरा है। कभी खबर आती है कि पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने हमारे सैनिकों का सर कलम करके उनके साथ फुटबॉल खेला। तो ऐसी न्यूज़ जब आती हैं तो हम आदमी अपने सोचता है, जब वो नहीं हमें सुरक्षा देने वाले खुद सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे समझ लें। आज हम मार्केट में निकलते हैं, लड़कियों के साथ तो छेड़खानी होती है, हमें नहीं पता रहता कि कब बम ब्लास्ट हो जाए, कहाँ हो जाए। यहाँ बनारस में भी हो चुका है, अभी हैदराबाद में भी खबर आई थी। तो
एक नेशनल लेवल की जो सिक्योरिटी की बात है, ये बहुत बड़ा मसला है। चाहे चाइना से हमें खतरा हो या ये पाकिस्तान से हो, तो मैं चाहूँगा कि जो सरकार है वो डेवलपमेंट की बात करती है तो वो साथ में सिक्योरिटी की बात करे, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता। पर देश की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, दांव पे लगी है, ऐसे आपको लगता है? आपको क्या लगता है? इन्होंने वुमेन सिक्योरिटी कही, इन्होंने देश की सुरक्षा कही, इन्होंने जाति वाली राजनीति कही, आप क्या सोचती है किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए? देखिए, अभी मेरा नाम सना सबा है और यहाँ की छात्रा हूँ मैं मास्टर्स की। इन्होंने अभी बात कही कि देश विकास चाहता है। विकास नैतिकता के आधार पे अगर आप हासिल करते हैं तो उस विकास का कोई मायने नहीं है। अभी आप हमारे कोर्ट केसेस अगर उठा के देखेंगे तो उसमें से बहुत अच्छा खासा प्रतिशत जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर्स हैं वो नैतिक नहीं हैं। जो हमारे लीडर्स हमें रूल कर रहे हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दायर हैं, उसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं और हमें रूल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ पे फोकस जाए, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लीडर्स है उसको कैसे एलिमिनेट करें, उसको कैसे कम किया जा सके, ये ध्यान दिया जाए। अगर हम पर कोई क्रिमिनल केस है तो हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, हम वोट ही डाल सकते। तो किसी बंदे पे वो क्रिमिनल केस उसके ऊपर है और वो हम पर रूल कर सकता है, ये कहाँ का न्याय है? काफ़ी वो इम्पोर्टेंट मुद्दे यहाँ पे उठ रहे हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, जातिवादी के राजकारण के बारे में बोला जा रहा है, वुमेन सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा। आप कौन से मसला इम्पोर्टेंट समझती कि आने वाली सरकार इस पे खासा ध्यान दे? मेरा नाम हर्षा कश्यप है और मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम और लिटरेसी रेट जो है हमारा और करप्शन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है, आज आप छोटे छोटे गांव में भी चले जाओ, स्कूल्स तो हैं पर वहाँ पे क्या क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ के टीचर्स आते हैं नहीं आते, ये सब के रिकॉर्ड रखने वाला कौन है? ठीक है, बहुत सारे ऐसे, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गांव में स्कूल्स तो बने हैं पर वहाँ टीचर्स नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। किसी बंदे पे वो क्रिमिनल केस उसके ऊपर है और वो हम पर रूल कर सकता है, ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र की परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी। आज हम सिक्योर नहीं हैं। बनारस में बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम को। हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। किसी बंदे पे वो क्रिमिनल केस उसके ऊपर है और वो हम पर रूल कर सकता है, ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र की परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी। आज हम सिक्योर नहीं हैं। बनारस में बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम को। हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें आप बहुत बुनियादी लेवल पे सरकार ने जो है उसको खासा ध्यान देना जरूरी है? बहुत सारे इम्पोर्टेंट मसले उठ चुके हैं, आपकी राय क्या है? मेरा नाम सागर है। मैं रिजर्वेशन पे कहना चाहता हूँ। जो उन्होंने कहा एजुकेशन, इसमें रिजर्वेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे रिजर्वेशन पहले आगे दिया जाता है SC/ST वालों को और जनरल वाले पीछे रह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबको एक मत देना चाहिए, रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहिए। तो आगे आने वाली सरकार में मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये रिजर्वेशन ख़त्म किया जाए। रिजर्वेशन खत्म किया जाए, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता है कि जो अभी भी छोटा तबका है समाज का, जो पिछड़ी जाति है, हाँ, ठीक है, जिनको आगे आने का अवसर नहीं मिलता है, तो उनके लिए रिजर्वेशन? देखिए, मेहनत हर इंसान करता है, वो भी मेहनत करके आगे आ सकते हैं। क्यों वो मेहनत, अगर हम मेहनत कर सकते हो तो वो मेहनत नहीं कर सकते? अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल जी। जब आप रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं तो एक बात मुझे याद है डेमोक्रेसी की। हमारा जो भारत है, हम लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है। किस बात का लोकतांत्रिक है? जब हम रिजर्वेशन रखे हुए हैं जो है, किस बात का लोकतांत्रिक? तो लोकतंत्र की परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी तब तो। अच्छा। भारत कहते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो रिजर्वेशन रख के हम लोग किस बात का डेमोक्रेसी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आपके हिसाब से जो है रिजर्वेशन अगर जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल हर किसी को हर एक ही लाइन में देखना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जब रिजर्वेशन सिस्टम की बात होती है तो रिजर्वेशन आप उन्हें दो जिनको रिक्वायर्ड है, ठीक है। मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिजर्वेशन से आए हुए हैं, ठीक है। पर रिजर्वेशन उन्हें मिलनी चाहिए जिन्हें नीड हो, जो अच्छे खासे बाइक में घूम रहे हैं,
कार में घूम रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक लेवल अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका है, तो उन्हें रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बोले जाति के आधार को छोड़ के हाँ, जाति के इकोनॉमिक्स देना आपको जरूरी लगता है। जो जिस वोट, ये सबको आज पता है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये वोट बैंक बनाया गया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि रिजर्वेशन सिस्टम ये वोट बैंक है, ये वोट बैंक ही है। कोई बेस नहीं है इसका, कोई बेस नहीं। आज आप किसी भी चैनल पे देखेंगे तो बनारस में बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम को, कि हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, पंडित इतने हैं। हाँ, ये ऐसे बांटा जा रहा है हर संसदीय क्षेत्र में। हाँ। और बाटा इस तरह से जा रहा है, मैं बताना चाहूँगा, बाटा इस तरह से जा रहा है जैसे आप लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट अगर होते हैं तो उसमें सेगमेंटेशन जो है, तो ठीक वही समझ लीजिए कि डिवीज़न जो है, जितने तरह के डिवीज़न उतनी ही लड़ाइयाँ, उतनी ही डिस्प्यूट, उतनी टारगेट पूरा आपको लगता है कि चुनावी and one thing more, we are the student of journalism and mass communication. We know very well that what is advertising and PR, and the same thing happening in the overall national level, isn't it? अच्छे खासे समझ में आता है। Isn't it? Political option के जो tools use किए जा रहे हैं, Exactly. वो किस तरह से कैसे घुमा के चप्पल मारा जा रहा है, वो समझ में आता है। Every political science student know very well that democracy means of the people, for the people, by the people. It is easy to learn political science. It is easy to learn to tell the definition of democracy. It is easy, but practical and theoretical the difference is very much. आप कोई मसला रेज कर रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं संतोष कुमार, मैं कहना चाहता हूं कि विकास का जो स्तर हो निचले स्तर से शुरू हो, ये नहीं कि कुछ छूट जाए पीछे। आपको पता है कि यहाँ बोला जाता है कि इंडिया अलग है, भारत अलग है, यानी इंडिया जो है वो विकासशील जो विकसित हैं, जो विकास कर चुके हैं उनके लिए है, और जो भारत है जो पिछड़े हैं उनके लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी भारत है, एक कंट्री है, तो सबका लेवल सही होना चाहिए, स्तर विकास का सही होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए। और हद तक कहा जाए तो पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं पे चोट करता है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भी हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे आप सब रेज करें, पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, वुमेन सिक्योरिटी है, आपने रिजर्वेशन की बताई। आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्ट्रेटजी जो है सरकार, आने वाली सरकार जो है बनाती है, तो वो बनाने में उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है? मेरा नाम वंदना सिंह है, मैं BHU में JMC की स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना है कि जैसे यहाँ पे सभी लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी, वीमेन सिक्योरिटी होना चाहिए, वीमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, फॉरेन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारे पास कई चीज़ें बचती हैं। जैसे मेरा बस यही है कि जो हमारी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है वो ऐसी हो कि सबको फूड बहुत, हर बंदे को, हर बंदी को, हर बच्चे को, सबको एक जो लेवल होना चाहिए, जितना होना चाहिए कि दैनिक जितनी उसकी ज़रूरत होनी चाहिए वो उतना उसको फूड मिलना चाहिए। इनकम सबकी होनी चाहिए, न्यूनतम एक होना चाहिए कि एक लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, एक अच्छे रहन सहन के लिए हमें जितनी आय की ज़रूरत पड़ती है वो होनी चाहिए। हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ही ख़राब हो चुका है। इसलिए जो हमारे लोग हैं वो बहुत बीमार तो होते हैं, बट वहाँ जाते हैं तो 10 और बीमारियाँ लेके चले आते हैं। तो वो होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम बहुत सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हर लेवल में डेमोक्रेसी कब आएगी, जब हमारा करप्शन फ्री होगा, हर सिस्टम करप्शन फ्री होगा। तो मुझे लगता है कि फूड पे और हमारे आय के लिए बेसिक रोज़गार हमें मुहैया कराएं, और साथ ही साथ जो यहाँ पे सबको सिक्योरिटी दें, और फिर उसके बाद तभी हमारा जो इंडिया बहुत हैप्पी रह सकेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें तो एक हाई लेवल की होगी, बट एक रूट लेवल की जो चीज़ें हैं हमें लगता है कि उन पर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि एक लोगों को रहने के लिए घर मिल सके। क्योंकि जाड़े में आप देख सकते हैं, फिर गर्मियों में देख सकते हैं, न जाने कितने लोग बेघर रहते हैं और वो मर जाते हैं। किसी बंदे पे वो क्रिमिनल केस उसके ऊपर है और वो हम पर रूल कर सकता है, ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र की परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी। आज हम सिक्योर नहीं हैं। बनारस में बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम को। हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। किसी बंदे पे वो क्रिमिनल केस उसके ऊपर है और वो हम पर रूल कर सकता है, ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र की परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी। आज हम सिक्योर नहीं हैं। बनारस में बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम को। हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और है कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं, जैसा मैम ने कहा कि इन क्रिमिनल्स को वो टिकट देने की बात, तो क्यों नहीं, वाई नॉट आस्क फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट इटसेल्फ, वाई नॉट आस्क फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ कि हम ये 5 नाम देते हैं, इनमें से कौन आप चाहते हैं कि ये कांग्रेस का या भाजपा का या व्हाट्सएवर कौन कैंडिडेट खड़ा हो, आप किसको चाहते हैं कि हम खड़ा करें। तो पब्लिक मतलब
will tell best. हाँ सिचुएशन ही वैसे है ना हमारे यहाँ तो आपको 10 कैंडिडेट। हाँ लेकिन पूछे जा सकते हैं, जैसे कांग्रेस ने 5 लोगों का नाम दिया। नहीं हम वैसे ही चुनते नो अब होता क्या है कि अभी तक कौन चुनाव लड़ेगा लोकसभा का, विधानसभा का, ये बंद कमरों में डिसाइड होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के आका लोग हैं वो बैठ जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये आप यहाँ से आई हैं, आपको टिकट देते हैं। इफ़ यू विल थ्रो 1 करोड़ और 2 करोड़ टू यू, देन बीएसपी का टिकट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। व्हाई नॉट गिव 5 नेम्स टू द पीपल इटसेल्फ। जो है राजनीति में पैसे जो बढ़ रहे हैं, पैसे देके टिकट बढ़ रहे, या फिर आप यदि एमपी बनना चाहते हैं, एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 70 लाख की लिमिट। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद ये पहल करें कि हम 5 नाम देते हैं वो वाराणसी लोकसभा सीट से, आप बताओ कि आपका लोकसभा उम्मीदवार बनने लायक कौन है, उसी को हम टिकट देंगे एंड दैट पर्सन विल स्टैंड इन द इलेक्शंस। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी तो जनता नकारेगी? नहीं आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगी? कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने कर दिया, बीजेपी। आप जानते हैं अगर ये ऐसा सिस्टम लागू हो जाए, कितनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया। नहीं अगर आपको ये नहीं लगता कि ये एग्जैक्ट आप ये देखिए, चुनाव करेंगे उनका सिलेक्शन तो पार्टी करेगी ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एक दिन में रातों रात चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रोसेस लागू हुआ तो एक फिल्टर लागू हो जाएगा, आने वाले समय में काफ़ी सुधार होगा। ये काफी बड़ा मसला उठा रही कि पार्टी में अंदरूनी इलेक्शन हो जाए और बाद में एक कैंडिडेट आगे आए, जैसे अमेरिका में होता है कि अंदरूनी इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट कैंडिडेट डिसाइड होता है। उस तरह की चीज आप चाहते कि वो इस तरह से आए। मतलब राहुल गांधी ने कई जगह महाराष्ट्र में भी 1-2 जगह करवाया है कि आप जो है कार्यकर्ता चुनाएंगे। अच्छा आपने क्या वो दिखावा है? वो दिखावे के लिए था। रियलिटी ऐसा है ही नहीं। अगर रियलिटी ऐसा होता तो आज जो यूथ है, बहुत ज्यादा यूथ सोच रहे हैं कि हम नोटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम अपने कैंडिडेट से खुश नहीं है। तो और ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो अपने यहाँ है, फर्स्ट पास, इसको चेंज करने की जरूरत है। सोचते हैं कि हमारा वोट जो है वो वेस्ट हो रहा है, हम क्यों वोट देंगे? अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मेरे कैंडिडेट को अगर 40% वोट्स मिले हैं तो 40% सीट्स उसे मिलेंगी, तो मुझे ये तो तसल्ली रहेगी कि मेरे वोट वेस्ट नहीं हुए। वो 40% लेवल तक ही मेरी आवाज़ तो वहाँ पहुँच रही है, वो 60% वाला बैठा रहा है अपने वोट्स लेके। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट जो सिलेक्शन को कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का जो तरीका है, मुझे लगता है वहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है। वोट्स को वेस्ट जो हो रहे हैं कि 5 लाख आपको मिले और अगर 5 लाख 2 वोट मुझे मिल गए तो मैं जीत गई। अरे वो 5 लाख वोट वेस्ट हो रहे हैं, वो 5 लाख आवाज़ें बर्बाद हो रही हैं, वो वेस्टेज रोकना चाहिए। नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी में तो आपको इसी तरह की चीज़ें आनी ही है, वो आप बिल्कुल नहीं तो मुझे ये लगता है कि शायद एक बड़ी वजह है कि कई लोग मतदान नहीं करने जाते। चुनाव में आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं, और यदि आप डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं तो आपको इस तरह डेमोक्रेसी जो है अफगानिस्तान में भी है, मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ क्या है कि द पर्सन और द कैंडिडेट हु विल सिक्योर मोर देन 50% ऑफ द वोट इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स द पर्सन और कैंडिडेट्स हु सिक्योर मोर देन 50% इज आवर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट भी चेंज हो जाएगा और ये सिस्टम भी सही रहेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव आप चाहते हैं कि जो भी कोई उम्मीदवार चुन के आए वो कम से कम 51% वोट ले, ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। ओके, और कौन सी चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगती है कि जिस चीजों पे सरकार ने खासा ध्यान है? आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजों पे ध्यान खींचा है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मसले आपने कहे, और कोई मुद्दा है आपको नहीं लगता है कि पैसे की जो राजनीति चलती है, बहुत सारा पैसा उसमें डाल दिया जाता है, ये बहुत बड़ी राजनीति में आज के हालात में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं लगता है? यहाँ पे एक मैं इशू उठाना चाहूँगी कि हम लोग अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सब एजुकेशन आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग बैठे हैं। हमारे जो नेता हैं वो कितने पढ़े लिखे होते हैं? अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। एटलीस्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन मतलब एक लिमिट हमें निर्धारित करना चाहिए जिससे ये रहे कि एटलीस्ट वो
वो कैसे समझेगा, वो एजुकेशन मामलों को कैसे समझेंगे? बस उनके सचिव, उनके आईएएस या जो उनके पीछे लोग हैं वो उन्हें जो बताते हैं। उन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे लालू जी की पत्नी जी हैं, उन्हें सिग्नेचर करने आ गया और यही हम लोग के लिए होता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा है। तो हमें इस सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिग्नेचर करने वाला ही पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। अपने स्पीच आप लोगों की, जनता के दुख दर्द को समझें। आप हमारी मांगों को कैसे पूरा करेंगे जब आप उस फील्ड को जानते ही नहीं हैं? और दूसरी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी इसमें, दूसरी चीज़ ये कि जैसे पॉलिटिक्स में नए नए लोग आ जाते हैं, जैसे बिजनेसमैन है, वो आते हैं पैसा दे के वो कर लेते हैं, तो वो सिस्टम खत्म करना चाहिए। कम से कम हमें वैसे व्यक्ति को मतलब टिकट देना चाहिए जो पार्टी से जुड़ा रहे, पार्टी के लिए काम किया हो या जनता के लिए काम करना किया हो। ऐसा नहीं कि नया आया, पैसा दिया और हमने उसे टिकट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नए लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने वर्कर्स के लिए या जिन्होंने अपने पार्टी के लिए, जिन्होंने पब्लिक के लिए कुछ भी काम नहीं किया, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो कहीं कि क्रोनिक कैपिटलिज्म की चीज आप बोल रहे हैं, आपको लगता है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म मैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से सभी यहाँ समझेंगे कि एक पार्टी ऐसी है जिसका 2 करोड़ रोज़ाना सिर्फ होर्डिंग्स पे खर्च होता है। 5,000 करोड़ की उसकी पॉलिटिकल कैंपेन है। इस पे रोक क्यों नहीं है? वो इस पे रोक क्यों नहीं है? मतलब इतना पैसा सिर्फ आप लोगों को बताने में वेस्ट कर रहे हैं। क्या लोग जानते नहीं हैं आपको? इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, ये ऑब्वियसली वेस्ट हो रहा है। कितने लोग, हम लोग होर्डिंग से इन्फ्लुएंस होकर वोट देने जाते हैं। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है, ये यूएस का सिस्टम है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जितनी बार आप हैमर करोगे उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रही है इस वक्त, किसी चुनाव में चली है, पूरी तरह हवा बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। मैंने भी अभी बहुत काम कर रही है, काम कर रही हूँ। मैं ऑटो में घूमती हूँ, हाँ, मैं ऑटो में घूमती हूँ तो ऑटो वाला सीधा सीधा कहता है कि अरे भैया उससे जिताओ, वो हिंदुत्व की रक्षा करेगा, वरना गोली मार दिए जाएंगे। क्या इससे पहले कितने लोगों को गोली मारा गया है? इससे पहले जो रजीम रहा है कितने लोगों को गोली मारा गया है? तो इस तरह की मानसिकता डाली जा रही है और इस तरह की मानसिकता बहुत दुखद है, हमारी यूनिवर्सिटी में है। अरे बाप रे, यूनिवर्सिटी में इस तरह की मानसिकता है। आप अगर पॉलिटिकल सपोर्टर्स से बात करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो कितने आक्रामक हैं। आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आप पे हाथ उठाया जाएगा। तो राजनीति में कट्टरतावाद जो फैल रहा है, उस मसले पे आप जो है ध्यान खींच रही है और आप बता रही हैं कि कट्टरतावाद जो कहीं ना कहीं इसको बेसिस बना के उसको बंद किया जाए। मतलब एक तरफ नेता हाथ जोड़ के खड़ा है और उसके पीछे वाला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं वोट दोगे, चेहरा तुम्हारा देखे हुए हम बताएंगे तुमको। इस तरह का सिस्टम है यहाँ पे, ये चल रहा है। आपण माहिती कशा प्रकारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालयामधले जे विद्यार्थी आहेत ते खूप मोठ्या मुद्द्यांवरती त्यांची मतं मांडतायत, त्यांना खूप सारे रिफॉर्म्स आहेत आणि खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये अगदी बेसिक गोष्टींबद्दल त्यांनी मुद्दे उचललेले आहेत। आरोग्य असतील किंवा रोजगार असेल किंवा देशाची सुरक्षा असेल, बऱ्याचशा मोठ्या विषयांना त्यांनी हात घातलेला आहे। आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती त्यांनी त्यांची परखड मतं मांडलेली आहेत। हा जो थिंक टँक आहे, हे जे विषय आहेत, हे विद्यार्थ्यांनी जे मांडलेले आहेत ते खूप महत्त्वाचे आहेत आणि पुढचे येणारं जे सरकार असेल त्याला ह्या विषयांवरती नक्कीच लक्ष ठेवायला लागणार आहे। किसी बंदे पे वो क्रिमिनल केस उसके ऊपर है और वो हम पर रूल कर सकता है, ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र की परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी। आज हम सिक्योर नहीं हैं। बनारस में बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम। हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए।